आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर प्रत्यारोपण के बारे में। किसको जरूरत है, किसको इससे फायदा होगा, किस तरह से होता है, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, ये आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह हूँ। मैं अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में कॉस्मेटिक सेंटर में सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक और कॉस्मेटिक्स हूँ। तो मेडिकल ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए ठीक है जिन लोगों को अभी शुरुआत है हेयर फॉल की, कि अब हेयर फॉल शुरू हुआ है या बीमार रहे हैं, कोविड हुआ उसके बाद हेयर फॉल हो गया, कोई बीमारी के बाद हेयर फॉल शुरू हो गया। और हेयर फॉल किसे हम वरीसम कहेंगे, नॉर्मली करीब 100 बाल हमारे रोज झड़ते हैं सिर में से, क्योंकि हम इंसान जो है वो सारे बाल इकट्ठे ग्रो नहीं करते, सारे इकट्ठे शेड नहीं होते, कुछ शेड होते रहते हैं, कुछ ग्रो करते रहते हैं। तो इसलिए अप टू 100 हेयर जो है वो हमारे तकिए में इधर टोटल अगर काउंट करें तो उतना नॉर्मल है। उससे ज्यादा इंक्रीज हेयर फॉल, उसके लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट किसको कंसिडर करना चाहिए, जिनका जैसे मैंने बताया, जिनके कुछ हिस्सों में बिल्कुल हेयर रूट्स रही नहीं, जड़ें रही नहीं, बिल्कुल साफ हो गया, यहाँ पे साफ हो गया, ये हेयर लाइन पीछे चली गई, यहाँ पे उन लोगों के बिल्कुल साफ हो गया, तो उन लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर सकते हैं। ये आजकल आप बड़ा सुन रहे होंगे FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, मतलब हम एक एक करके बाल निकालते हैं, और वो जरूरी नहीं एक हेयर रूट हो, वो कभी बंच में 2 होती हैं, कभी 3 होती हैं, कभी 1 होती है, तो उसको हम एक एक करके निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि, और हम सिर के पीछे से लेते हैं जो बाल लेते हैं, जो आपने देखा हो बिल्कुल हेयर लॉस हो जाता है, गंजे हो जाते हैं, लेकिन ये बाल जरूर रहते हैं, ये स्टेबल जोन है, इसी में से बाल लिए जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। तो हम वहां से एक एक करके बहुत फाइन पंचेस होते हैं, उनसे एक एक बाल निकालते हैं, हर तीसरा बाल निकालें, जिससे कि पीछे भी घनापन उतना ही रहे और हमें इतने बाल मिल जाएं कि हम बाकी जगह में ट्रांसप्लांट कर सकें। तो वो FUE हुआ। FUTU तो जो वो है, इसकी जगह बल्कि हम कहते हैं स्ट्रिप टेक्निक। पहले हम लोग क्या करते थे, अब भी कुछ केसेस में करते हैं जहां ज्यादा हेयर हमें चाहिए, हम सिर के पीछे से एक पतली स्ट्रिप स्किन की और हेयर की निकालें, और फिर उसमें से एक एक करके हम हेयर यूनिट्स निकालते हैं और फिर उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसको जब बंद करते हैं तो एक फाइन स्कार आता है, और यूजुअली अगर कोई प्लास्टिक सर्जन करता है तो वो स्कार इतना बारीक होता है कि वो दिखाई नहीं देता आमतौर पर। लेकिन आजकल जब से FUE आया, हम या तो बहुत ज्यादा ग्राफ्ट चाहिए हमें और उतने मिल नहीं पा रहे, तो हम स्ट्रिप भी लेते हैं, FUT भी लेते हैं और FUE भी करते हैं, दोनों कंबाइन करते हैं। या पहली बार हमने ये करा, सेकंड टाइम हम देखते हैं कि अगर हमें और की जरूरत है तो हम एक स्ट्रिप निकालते हैं, जिसको हम जिस एरिया को पहले छोड़ देते हैं उसमें से बिल्कुल बाल नहीं निकालते, तो पूरी स्ट्रिप हमारी सेकंड टाइम के लिए अवेलेबल होती है। तो कॉम्बिनेशन टेक्निक यूजुअली आजकल करते हैं। कम बाल चाहिए होते हैं, सिर्फ FUE से काम चल जाता है, और अगर ज्यादा चाहिए होते हैं तो FUE प्लस स्ट्रिप दोनों करते हैं। पेन तो आजकल किसी भी प्रोसीजर में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे पेन रिलीवर्स हैं, हम कोई भी प्रोसीजर की पेन को रिलीव कर सकते हैं। और नॉर्मली जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, FUE से लेते हैं और फिर उनको जहां डालते हैं जहां पे जरूरत है, हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, और वो लोकल एनेस्थीसिया ऐसा होता है कि सुन्न हो जाता है पूरा और दर्द नहीं होता, और बाद में हम टैबलेट खाने की देते हैं जिनसे तकलीफ नहीं होती, और यूजुअली 1-2 दिन के बाद कोई जरूरत नहीं होती पेन किलर की। और दोनों टेक्निक्स में ये है कि पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुन करके करते हैं, बाद में पेन किलर देते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद जरूरत नहीं। हेयर ग्राफ्ट हमें उतने चाहिए जितने हम में कमी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी हेयर लाइन पीछे गई उनकी, थोड़ा रिसेशन यहाँ पे हुआ और वो आ गए, उनको आप 1500 हेयर ग्राफ्ट में भी काम चल जाएगा। तो जिसकी जितनी जरूरत है उतने अगर मिल जाए तो वो उसके लिए नफा है। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट है कि सबको 3500 ग्राफ्ट लगेंगे, ऐसा नहीं। तो जैसे ये डे केयर प्रोसीजर होता है, मतलब आप सुबह गए, आए और शाम को चले गए, और उसके बाद आप घर पे रहे, कुछ
कुछ लोग जो हैं वो ड्रेसिंग कर देते हैं प्रोटेक्टिव 2 दिन के लिए, कुछ लोग नहीं करते, उसको खुला छोड़ते हैं और उसको ड्राई होने देते हैं। हम लोग ड्रेसिंग कर देते हैं, 2 दिन बाद आते हैं खोल के और उसको एक लूज सर्जिकल कैप दे देते हैं पहनने के लिए, जिससे प्रोटेक्ट करे। तो ये हम करते हैं, करीब 2 हफ्ते तक प्रोटेक्ट करते हैं उसको। तो तब तक हेयर स्टेबल हो जाते हैं सारे। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिन तक आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आपको सीधा सोना चाहिए, आपको रगड़ ना लग जाए, आप खुजली ना कर दें गलती से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। जो जो आपका डॉक्टर आपको सारी एडवाइस बता देगा कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम शुरू में 2-3 बार खुद क्लीन करते हैं, उसको बुलाते हैं एक बार तो सेकेंड डे, उसके बाद 3 दिन बाद, उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप घर में 8वें दिन से मग लेके सिर पे पानी डालना शुरू कर दें, और 2 दिन के बाद 10वें 12वें दिन में हाथ में ऐसे शैम्पू का झाग बना के ऐसे करके और फिर मग से नहा लें। 2 हफ्ते के बाद ही शावर यूज करने को बोलते हैं। तो होता ये है कि जब हमने एक बार हेयर डाला, और मोस्टली हम आगे वाले हिस्से में डालते हैं, और कई बार हम यहां पे और फिर इस एरिया में क्राउन में भी डालते हैं, तो आम तौर पे 3 हफ्ते पे ये सारे बाल गिर जाते हैं, एक बार झड़ जाते हैं, क्योंकि हमें जो शाफ्ट है उसका बाल है उसकी जरूरत नहीं है, उसके अराउंड जो सेल्स होते हैं, रूट होते हैं, उनकी जरूरत होती है। वो तब तक हील कर जाता है, शाफ्ट गिर जाते हैं। कई लोगों को ये ऐसे गिरते नहीं है, सारे बाल रह जाते हैं। वो डिपेंड करता है कितने बाल आपके ग्रोथ फेज में है। कई बार पार्शियली गिर जाते हैं और ये 3 हफ्ते पे गिर जाते हैं, और जिनके नहीं गिरते उनके नहीं गिरते। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि 3 हफ्ते में गिर जाते हैं, 3 महीने में बाल ग्रो करने शुरू, 6 महीने में इतने बाल हो जाते हैं कि हम उसको स्टाइल कर सकते, और 1 साल पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा इतना अच्छा ग्रोथ है कि हमें और हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है कि नहीं। लास्ट कैसे करते हैं मैंने बताया, ये स्टेबल जोन होती है, ये यहां से आता है। और स्टेबल जोन का मतलब है हमारा जो मेल हार्मोन होता है वो बाकी बालों के लिए सिर में वो इनहिबिटरी होता है, मतलब उसकी वजह से वो गिरते हैं बाल, सेंसिटिविटी होती है, और इसके बाल इनसेंसिटिव होते हैं टेस्टोस्टेरोन से, तो वो स्टेबल होते हैं, वो नहीं गिरेंगे। आपने देखा बिल्कुल गंजे हो जाते हैं लोग, लेकिन ये बाल रहते हैं। तो स्टेबल जोन से अगर आप लोगे तो बाल जब तक रहेंगे जब तक ये बाल नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो अपना पेरेंट बिहेवियर मेंटेन करते हैं। जैसा यहां होना था उनको ऐसा ही बर्ताव यहां होता है। लेकिन अगर आपने, कई लोग करते हैं हमें ज्यादा चाहिए, हमें 7,000 चाहिए, हमें 6,000 चाहिए, अनस्टेबल एरिया से ले लेते हैं, तो अगर वहां से बाल जाएंगे तो वो ट्रांसप्लांट हो जाएगा। जो बाल आपके लग गए वो ग्रो करना शुरू करेंगे, वो आप ही के बाल हैं, वैसे ही बिहेव करेंगे। और जैसे मैंने बताया अगर स्टेबल जोन से हैं तो जब तक ये बाल नहीं गिरेंगे तब तक वो बाल ग्रो करेंगे। होता क्या है कि आपने यहां बाल लगाए और उसके पीछे आपके ओरिजिनल बाल हैं, और कुछ समय के बाद ये वाले बाल गिर गए, क्योंकि हेयर फॉल तो हो ही रहा आपको, वो गिर गए, तो आपको हो सकता है यहाँ पे एक और सेटिंग की जरूरत हो, लेकिन जो आपने ट्रांसप्लांट करें वो नहीं। नया ट्रेंड एफयूई था, नया ट्रेंड अब रोबोटिक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। क्यों नहीं पॉपुलर हुआ कि एक तो अब हमारा जो एक ट्रेंड ट्रांसप्लांट का डॉक्टर है वो उस स्पीड से हेयर निकाल सकता है जो रोबोट की स्पीड है। दूसरा, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, कई गुना आपकी कॉस्ट बढ़ा देता है, इसलिए इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ नहीं है। शायद 1-2 सेंटर है कंट्री में जो करते हैं शायद, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हुआ नहीं है, क्योंकि इंसानी स्किल से बहुत ज्यादा स्किल उसकी इंप्रूव है। नॉन सर्जिकल बहुत लोगों ने ट्राई करा, फाइबर इम्प्लांट करा, आर्टिफिशियल हेयर, वो कोई लास्ट नहीं करेगा।
कुछ लोग हैं जो करते हैं अभी, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद बॉडी आपकी ये डिसाइड करती है कि वो फॉरेन मटेरियल है, उसको रिजेक्ट करो। तो उससे लम्प्स बन जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, वो गिरने लगते हैं। तो नॉन सर्जिकल कुछ है नहीं, और जो सबसे अच्छा नॉन सर्जिकल है वो एक पैच है या वेल है। और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं हमारे बाल उतने ही घने हो, उसी तरह पूरे सिर में हो जैसे कि पहले थे, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट अचीव नहीं कर सकता। हेयर ट्रांसप्लांट में आप ही के बाल आप ही को लगाने, हमारे 1 लाख बाल होते हैं, रूट्स होती हैं स्कैल्प में, और उनमें से इतने गिर गए और कुछ बचे हैं उसमें, तो जो बचे हैं उसी में से। तो हेयर ट्रांसप्लांट बालों को नॉर्मल की तरह दिखने के लिए होता है, इसलिए नहीं कि बिल्कुल उतने ही बाल उतने ही घने कहां से आएंगे, आपके आप ही को लगाने। देखिए, रिस्क सबसे पहला तो ये है कि आपका पेशेंट सिलेक्शन ठीक नहीं है। पेशेंट को मेडिकल प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, ठीक है, हाइपोथायराइड है, बहुत सारी चीजें हैं, हैवी स्मोकर है। तो ये सारी चीजें, इनमें आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। स्कैल्प में इन्फेक्शंस हैं, सीवियर डैंड्रफ है, तो ये सारी चीजें आपको सेलेक्ट करना। आपका पेशेंट सिलेक्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि ये हेल्दी इंडिविजुअल है या कंट्रोल्ड है सारी जो इसको तकलीफ है, और इसमें ग्रो करने के चांस पूरे हैं। सबसे पहले तो आपका केस सिलेक्शन। दूसरा, आपके पास एडिक्वेट डोनर साइट होनी चाहिए कि आपके पास इतने बाल हों कि आपको मिल जाएं और लगाएं, एक रीजनेबल रिजल्ट उसको दे दें। जिसका बिल्कुल भी स्कैल्प पे हेयर नहीं है, आप ठीक है, आप बियर्ड हेयर ले सकते हो, बॉडी हेयर ले सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि वो आउटकम वैसा नहीं आता, और ये पेशेंट को समझना चाहिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है और ये सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट नॉर्मल जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं आएगा, बिकॉज बॉडी हेयर उतना लेंथ तक ग्रो ही नहीं कर सकता जितना हेड हेयर कर सकता है। बियर्ड हेयर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बियर्ड फिर स्कैंटी हो जाएगी और उतने बाल नहीं मिल पाते आपको, ठीक है ना। तो बॉडी हेयर अभी भी बहुत एज अ सप्लीमेंट्री टेक्निक तो ठीक है कि आपने कुछ हेयर मिल गए, थोड़े कम पड़े, आपने बियर्ड हेयर ले लिया, बट बॉडी हेयर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, वो ज्यादा लंबे ग्रो नहीं करते, वो बहुत मुश्किल होती है, उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, वो कर्ल करते हैं, तो वो गड़बड़ी है। अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग रहता है। हमारे यहाँ करीब आप समझिए कि 1.5 से 2.5 लाख के बीच में हो जाता है एक बार जो हेयर ट्रांसप्लांट। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस डिफ्यूज थिनिंग होती है, औरतों को होती है, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल हो सकता है, उनको घना कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी डोनर साइट में बाल हों। अगर उनके डोनर साइट जहां से हम बाल ले रहे हैं वो भी थिन है, तो हम फिर बहुत मुश्किल है, कहां से बाल लाएंगे उनको लगाने के लिए। तो उसमें यूजुअली फीमेल पैटर्न में नॉन सर्जिकल मेथड्स, दवाइयां हैं, इंजेक्शंस हैं जैसे पीआरपी है, ये सारी चीजें अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से अगर हो रहा है तो मेडिकल प्रॉब्लम ट्रीट करने से कई बार वो ठीक हो जाता है। अगर वो स्कार पुराना है बहुत, अगर वहां पे स्कैल्प फ्री है और कुछ टिश्यू है, तो वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो स्कार चिपक जाता है और वो हिलता नहीं है बिल्कुल, इसका मतलब वहां जगह नहीं है कि आप हेयर रूट को डाल सकें, तो उसमें हेयर नहीं लगेगी। उसके बावजूद भी अच्छा स्कार भी हो तो भी जितने बाल हमारे नॉर्मल स्किन में सरवाइव कर सकते हैं उतने नहीं करते, कम करते हैं, ये पता होना चाहिए। इसलिए अगर बहुत बड़े स्कार्स हैं, हम कोशिश करते हैं प्लास्टिक सर्जन उसमें पहले उस एरिया को रिड्यूस करें, हम रिमेनिंग हेल्दी स्कैल्प को एक्सपैंड करते हैं बलून्स डाल के टिश्यू एक्सपेंशन से, फिर उसको निकाल देते हैं। लेकिन थोड़े स्कार हैं और मोबाइल स्किन है और वहां स्किन में कोई थिकनेस है, मोटाई है कुछ, तो उसमें कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं। आप ब्लड थिनर ले रहे हैं अगर, तो आपको बंद करना पड़ेगा 5 दिन तक, और यूजुअली कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन देता है आपको उनसे सलाह करनी पड़ेगी, मैं 5 दिन अपनी दवाई बंद कर सकता हूँ कि नहीं।
सिर्फ एस्पिरिन ले रहे हैं 75 मिलीग्राम, आमतौर पर उससे दिक्कत नहीं होती, लेकिन उससे ज़्यादा ले रहे हैं या और दवाई जैसे क्लोपेड्रोजेल ले रहे हैं तो आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे इम्यून सप्रेशन होता है, जैसे ट्रांसप्लांट के बाद लेते हैं, जैसे कोई ऑटो इम्यून डिजीज में लेते हैं, तो उसमें हेयर ग्रोथ कम होगी, वो लोग आइडियल कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, तो उन दवाइयों का, और आप बंद नहीं कर सकते उन दवाइयों को, तो उन दवाइयों में आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। थायराइड है, अगर हाइपोथायराइड है और अनकंट्रोल्ड है और आप उसकी दवाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है तो नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है कौन सी दवाई ले रहे हैं। बेस्ट रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट के मैंने बताया 6 महीने में आपको इतना लेंथ हो जाती है आपके बालों की। आपको आमतौर पे 3 इंच तक बाल अपने लंबे करने चाहिए। अगर आप बहुत छोटे बाल रखने चाह रहे हैं तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल मशीन से क्रॉप करके रखने बाल तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट का फायदा क्या है। लेकिन आपको 6 महीने में पूरे आपके हेयर मिल जाते हैं। और आप जो हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, आपका फ्रेम जो है फेस का, अगर वो ठीक हो जाए तो आपका जो अपीयरेंस है, यंगर अपीयरेंस, वो रेस्टोर हो जाए, वो ही सक्सेसफुल है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपका हेयर फॉल अभी एक्टिव है तो हम लोग आमतौर पे 1 या 2 हेयर साइकिल, मतलब 3 या 6 महीने तक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें खाने की दवाइयां, सप्लीमेंट्स भी हैं और लगाने का भी, जिससे आपका हेयर फॉल रुक जाए, स्टेबल हो जाए आपका हेयर। क्योंकि क्या होगा, जब तक आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रो करेंगे तब तक पीछे के निकल जाएंगे। इसलिए उन लोगों को, इसको प्राइमिंग भी कहते हैं, कई लोग इसको रूटीनली करते हैं कि 3 महीना पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करके फिर शुरू करते हैं, जिससे ग्रोथ अच्छी हो। बट आमतौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथ ये है कि क्या ये ग्रो करते हैं, मिथ ये है कि ये गिर जाएंगे दोबारा, मिथ ये है कि हार्मफुल तो नहीं है। तो ये सारी चीजें नहीं है। अगर आप स्टेबल जोन से लेते हो तो गिरेंगे नहीं, अगर आपके स्टेबल जोन वाले भी बाल गिर जाते हैं तो गिरेंगे नहीं। तो आमतौर पे नॉर्मल हेयर की तरह ग्रो करते हैं, नॉर्मल हेयर की तरह वॉश करो, स्टाइल करो, कट करो। तो ये दिमाग में मिथ नहीं होना चाहिए, और ये एक सेफ प्रोसीजर है। इससे आपकी हेल्थ में अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। तो यही मेनली मिथ्स हैं हेयर के, कि सबको हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बाल गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे, ग्रो करेंगे कि नहीं ग्रो करेंगे, इससे कुछ हार्मफुल रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आप ही के बाल हैं, आप ही में लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ हार्मफुल रिएक्शन होता है। ये मैंने जैसे पहले बताया कि आपको आमतौर पे, अब क्या है, इंडिया में आप देखेंगे कम उम्र के लोगों का ही हेयर लॉस हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है, एक तो फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, दूसरा स्ट्रेस है, तीसरा लाइफस्टाइल खराब है, स्लीपिंग आवर्स खराब हैं, या स्मोकर हैं आप, उसमें हेयर फॉल, या कई बार हार्ड वाटर होता है, उससे हेयर फॉल, हेयर जो हमारे रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिसको हम टिलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, या हमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, वो ठीक नहीं हो रहा, या स्कैल्प का कोई इन्फेक्शन हो गया, वो नहीं। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इनको पहले ही करेक्ट करें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम, विटामिन डी कम है, फोलिक एसिड कम है, जिंक कम है, उन सब चीजों से हेयर फॉल बढ़ता है। प्रोटीन डाइट में नहीं, आपको डाइट भी ठीक करनी है, आपको लाइफस्टाइल ठीक करना है, आपको सिर से पानी जो धोते हैं, सिर धोते हैं, वो ठीक होना चाहिए। आपको कोई मेडिकल, आमतौर पे यंगर लोगों को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सारी चीज अगर ध्यान रहे, स्मोकिंग डेफिनेटली बंद करनी है। स्मोकिंग क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको श्रिंक करती है स्कैल्प पे, तो चांसेस ऑफ हेयर ग्रोइंग, जो बाल दोबारा ट्रांसप्लांट कर ग्रो करें, वो कम हो जाता है। स्मोकिंग कम से कम 2 हफ्ते बंद रखनी चाहिए, जब तक पूरे बाल नहीं आ जाए। वैसे तो स्मोकिंग बंद ही हो जाए तो बहुत अच्छा है, कई बार हैबिट छूट जाती है, क्योंकि हम 3 महीना 6 महीना आपको स्मोक ना करने दें, तो वो रहेगा, तो आप हेयर ग्रोथ आपको अच्छी होगी। लास्ट स्टेप ये है कि आपको जरूरी नहीं कि आप जब तक वेट करें जब तक आपके सारे बाल गिरें। आप अपना हेयर स्टाइल मेंटेन करें। जब भी आपको लगे कि आपका फेस का फ्रेम चेंज हो रहा है, अब कोई 25 साल का लड़का है, अगर उसके बाल आगे के चले गए
तो वो उसकी एज 10 साल ज़्यादा लगती है। तो अपनी एज के लायक लगने के लिए अगर आपको करना है तो आप करा सकते हैं। सेफ प्रोसीजर है, अफोर्डेबल है, अच्छे रिजल्ट्स हैं आपका।